हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अब हम पढ़ रहे थे बॉटनी के अंदर जीव जगत का वर्गीकरण। और अपन ने क्या पढ़ लिया था? शुरुआत अपन ने करी थी वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में बात करी अपन ने, ठीक है भैया। उसके बाद अपन ने बात करी कौन कौन से जगत बने, फिर अपन ने बात करी मोनेरा जगत की, पूरे ढंग से डिटेल में पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ा अपन ने, है ना। जो एनसीईआरटी का था वो तो अपन ने पढ़ा ही, कुछ दो तीन बातें एक्स्ट्रा भी कर ली। फिर अपन ने प्रोटिस्टा जगत जो वो स्टार्ट किया था, ठीक है, कल अपन ने स्टार्ट किया था और आज अपन खत्म कर देंगे प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत को खत्म कर देंगे और फंजाई जगत जो है ना उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें अपन फंजाई जगत को खत्म करेंगे और हो सके तो ये चैप्टर भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और अपन ने छोड़ा कहां पे था? यूग्लिना तक अपन ने पढ़ लिया था। यूग्लिनोइड्स अपन ने पढ़ लिए थे प्रोटिस्टा जगत के अंदर, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट। अगर आपको याद लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और आपके यूग्लिनोइड्स, यहां तक अपन ने अच्छे से कर लिया था। अब बात करेंगे अपन किसकी? अवंपक कवक, जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे स्लाइम मोल्ड, और प्रोटोजोआ की बात करेंगे और ये प्रोटिस्टा जगत खत्म हो जाएगा। अब बात करता हूं कि एक तो संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी भी बढ़िया रखना, ठीक है। जितना हो जाएगा उतना आएगा। कौन कौन सा चैप्टर मैंने दिया थे? बॉटनी के अंदर मैंने प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वही आएगा, क्योंकि प्लांट किंगडम नहीं होगा तो वो अगले टेस्ट में आएगा फिर, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ही चैप्टर, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर भी एक ही चैप्टर अपना, ठीक है, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, तो दो चैप्टर ये हैं बायोलॉजी के। और केमिस्ट्री के अंदर आपको आइसोमरिज्म जो है ना उसके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पूरे 45 नहीं मिलेंगे इस बार केमिस्ट्री के अंदर, कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के। बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के अंदर कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको करने हैं। आइसोमरिज्म आएगा, कहां तक आएगा? जो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना वो खत्म हो गया है तो वहां तक आएगा, ठीक है। चलो नोट्स बना रहे हो? पहले पेज से रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था, वो कर रहे हो या नहीं कर रहे वो भी बताना। कोई एक दो भी कर रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो करेगा तो भी मेरे को दिल को शांति रहेगी, हाँ कर तो रहा है कोई सा, ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत। आज थोड़ा सा लेक्चर लेट है, सुबह 10 बजे होना था, थोड़ा सा लेट है, कोई दिक्कत नहीं, कल से 10 बजे ले लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हेडिंग डाल लीजिए अवंपक कवक, ठीक है। कवक, ठीक है भैया। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया कवक तो फंजाई को कहते हैं, ठीक बात है, कहते हैं, तो फिर ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर कवक कहां से आ गया? देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जगत जो है ना उसकी सीमाएं जो निर्धारित नहीं है भाई, ठीक है। जितने भी एक कोशिक वाले जीव थे सबको डाल दिया किसमें? प्रोटिस्टा जगत के अंदर। तो उनमें जो है कुछ के पास में कोशिका भित्ति नहीं है, वो कैसे हैं? एनिमल जैसा दिख रहे हैं, एनिमल जैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना, प्राणियों जैसा। आपको देख के लगेगा यार ये तो एनिमल जैसे गुण है इसके अंदर, तो कुछ को देख के आपको लगेगा ये इसमें तो प्लांट जैसे गुण है, कुछ को देख के लगेगा आपको ये तो कवक जैसे गुण है। तो ये जो अवंपक कवक है इसके अंदर फंजाई जैसे गुण दिखाई देते हैं, लेकिन है ये प्रोटिस्टा का मेंबर। क्यों? क्योंकि यूकारियोटिक है और एक कोशिक है। सारे एक कोशिक को और यूकारियोटिक को अपन कहां डाल रखा है? अपन ने प्रोटिस्टा जगत के अंदर डाल रखा है, ठीक बात है। अवंपक कवक, इंग्लिश का नाम भी बता देते हैं आपको, उसको इसका स्लाइम मोल्ड कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, वो बातें करेंगे और इसकी जो लाइंस है ना वो थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और बता दूंगा आपको, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में, इंग्लिश वाली जो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की, उसमें जो है लाइंस जो वो ज्यादा दे रखी हैं और हिंदी वाली एनसीईआरटी में लाइंस कम दे रखी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में और पेपर में आपको बता देता हूं, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। तो वहां पर लाइंस एक दो लाइंस एक्स्ट्रा दे रखी इंग्लिश वाली में जो कि हिंदी वाली में गायब हैं, ठीक है। तो वो मैं यहां पे करवाऊंगा, तो ये मत सोचना ये एक्स्ट्रा है ये नहीं पढ़ना, अरे वो लाइंस हैं इंग्लिश वाली में है, हिंदी वाली में पता नहीं ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत हुई होगी, पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन वो यहां पे नहीं है ना, लेकिन वो मैं करवा दूंगा। और उसके अलावा एक दो जगह जो है वो ट्रांसलेशन सही नहीं हो रखा ना हिंदी वाली एनसीईआरटी में, मतलब इंग्लिश वाली एनसीईआरटी जो है, मतलब एनसीईआरटी को इंग्लिश में करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, पता नहीं सही नहीं हुआ उनका ना, तो कुछ जो वर्ड्स हैं वो गलत हैं, वो मैं आपको सही करके बता दूंगा। तो आपको जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, तो उसकी टेंशन मत लेना। वो आपको यहाँ जो नोट्स में बताया जा रहा है एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको बताई जा रही है,
ठीक है, उसके अलावा जहां पर गलती है उसको सही करके बताया जा रहा है। ठीक है, चलो जी अब पढ़ते हैं। अब हम कवक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं, मृतपोषी होते हैं। ठीक है, मृतपोषी प्रोटिस्टा या फिर प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, आपको पूछा कि प्रोटिस्टा जगत के अंदर कौन से ऐसे हैं जो मृतपोषी हैं, तो क्या कहोगे, अवंपकवक। स्लाइम मोल्ड्स जो है ना वो क्या है, मृतपोषी हैं। और मृतपोषी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो मरे हुए चीजों को खाएंगे, जो सड़ी गली चीजों को से अपना जो है उनसे अपना आहार लेंगे, उनको क्या कहेंगे, मृतपोषी कहेंगे। ठीक बात है। जो खुद खाना बनाएंगे उनको स्वपोषी कह दिया, और जो दूसरों पर निर्भर है उनको परपोषी कह दिया। सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो अब यहां पर एक खास बात लिख रखी है, वो समझो। पहले मैं लाइन लिखता हूं, उसके बाद में उसका मतलब समझाता हूं। यह सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जाते हैं और जैविक, चलो उसको दूसरे कलर से करते हैं, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो भाई। लाइन का मतलब ये कह रहा है कि ये जो आपके अवंपक कवक है, स्लाइम मोल्ड है, ये होते कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करना, कल्पना करना। मैं ये कह रहा हूं स्लाइम मोल्ड कैसे हुए, जेली जानते हो, जेली। ठीक है, जेली सबने देखी होगी, और आजकल वो खाने की भी होती है ना जेली। ठीक है, देखिए ना यार कैसी होती है वो, तो वैसा सा ये सिस्टम होता है। अरे च्युइंगम तो सबने देखी ना, च्युइंगम, जेली छोड़ो, च्युइंगम देखिए ना, च्युइंगम को आपने खा लिया, उसे कई गुब्बारे फुलाते हैं ना च्युइंगम से, ना कुछ होते हैं ना जो गुब्बारे फुला देते हैं च्युइंगम से, तो ये उस टाइप का सा है ना, उस टाइप का सा है ये। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई टहनी किसको कहते हैं, जो आपकी डालियां ना उनको टहनी ना, तो दो डालियां नीचे गिर गई, ठीक है, और जो पत्ते नीचे गिर गए, सूखे पत्ते जो गल रहे हैं अब ना, सड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन पर जो है ये स्लाइम मोल्ड जो है, अवंपक कवक जो है, वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे जो च्युइंगम है उसको आप बढ़ा के देखो, ऐसे हो ना, चारों तरफ से आप च्युइंगम को खा लिया, ठीक है, बता दो मैं गंदा ही रहा हूं, लेकिन फिर भी देखो, च्युइंगम खा लिया, उसके बाद में उसको ऐसे करके, ठीक है, मतलब ऐसे बता रहा हूं ना, बढ़ाने की कोशिश करो, उस टाइम उस वैसे ही जो है आपका अवंपक कवक जो है ऐसे फैलता जाता है, ऐसे फैलता जाता है। ठीक है, च्युइंगम रबड़ की उसको ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये जो है ये फैलता जाता है उस पे, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और उस पर ऐसे फैलता जाएगा। किस पे, लकड़ी, मान लो लकड़ी गिर गई, ठीक है, लकड़ी गिर गई, अब वो गल रही है लकड़ी, ठीक है, सड़ रही है, गल रही है, ठीक है, तो उस लकड़ी पे जो है ये अवंपक कवक जो है वो ऐसे रबड़ की तरह फैलता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको वीडियो दिखा सकता था, लेकिन इसलिए नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि क्लासेस अपनी यूट्यूब पे हो रही हैं और यहाँ पे दिक्कत है किस चीज़ की, कॉपीराइट की। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं 1-2 सेकंड की वीडियो, उससे कॉपीराइट आ जाए और सारा काम खराब हो जाए, इससे बढ़िया है मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। आप देख लेना, स्लाइम मोल्ड सर्च करना, स्लाइम मोल्ड सर्च करके देखना, आपको वीडियो दिख जाएगी, है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको वीडियो, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, रीजंस बताए मैंने आपको ना, कॉपीराइट आ जाता है यार, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं आपको बता रहा हूं, समझो, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी मान लो, लकड़ी तो दिमाग सामने देखी होगी, लकड़ी उस पे है, रबड़ की तरह से फैल रहा है, रबड़ की तरह आगे बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ऐसे फैलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हैं। गति करने का मतलब क्या है, आगे जाएंगे, जैसे जैसे उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। ये लकड़ी है, इस लकड़ी पर इसने यहां से स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे फैलता जाएगा। ठीक है, पूरी लकड़ी पे ऐसे फैलता जाएगा। ठीक है, तो ये गति हुई करते हैं आगे, मतलब फैलते जाते हैं, समझ में आई बात। और ये जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जैविक पदार्थ मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको खाते जाएंगे।
ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फैलते जाएंगे लकड़ी पे, और जो जैविक पदार्थ होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको साथ साथ में खाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे और खाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फैलते जाएंगे और खाते जाएंगे। ठीक बात है। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन। मैं आपको कुछ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से पहले डायग्राम देख लेना, उसके बाद में आप बना लेना भाई। ठीक है, ये क्या है? स्लाइम मोल्ड है ये, ठीक है, अवंपक कवक है ये। अब यहां पर मैं कुछ खास बातें लिख रहा हूं इसके बारे में, वो ध्यान से देखना। जो लिख रहा हूं एनसीईआरटी की लाइंस हैं, उन्हीं को ही डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल का मतलब क्या है? फेवरेबल कंडीशन है ना, कि अपने फेवर की कंडीशंस है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा? अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा? ये समूह बनाएंगे, ठीक है, ये है, ये समूह बनाते हैं। जब कंडीशन कैसी होंगी? फेवरेबल कंडीशन होंगी, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तब क्या होगा? ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये जो अवंपक कवक है, ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे, समूह बना लेंगे। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, समूह बनाएंगे, ठीक है, और उस समूह क्या कहेंगे अपन? प्लाज्मोडियम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या कहेंगे? प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम है। समझ में आई बात है? एक तो आपको प्लाज्मोडियम दो जगह आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी के अंदर। एक प्लाज्मोडियम आपको देखने को मिलेगा मलेरिया वाली बात में, ठीक है, मलेरिया जब अपन पढ़ा था अपन ने, तब अपन ने प्लाज्मोडियम पढ़ा था। एक प्लाज्मोडियम ये है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है। अपन पढ़ के आ चुके हैं मानव स्वास्थ्य रोग में, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी, कंडीशन अपने फेवर की होंगी, ठीक है, एक मिनट चला लेता है यार इसको। कंडीशंस अपने फेवर की होंगी, तब क्या होगा? कंडीशन अपने जब फेवर की होंगी, तब होगा क्या? होगा ये कि ये जो अवंपक कवक है, ये समूह बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, आपस में मिलके ग्रुप बना लेंगे, और उस ग्रुप को क्या कहेंगे अपन? प्लाज्मोडियम कहेंगे। समझ में आई या नहीं आई? अनुकूल परिस्थितियों में, ये बात ध्यान में रखना, अनुकूल परिस्थितियों में ये आपस में मिलकर समूह बनाएंगे और प्लाज्मोडियम कहेंगे, उस समूह को क्या कहेंगे अपन? प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है? ये जो यहां पर आपके सामने बना है, ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक बात है, चलो फिर आगे चलेंगे। और प्लाज्मोडियम के बारे में खास बात और बता दूं मैं आपको, ये प्लाज्मोडियम जो है वो कई फीट तक, ठीक है, कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, है ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि लकड़ी जो है उस पे आगे बढ़ते जाएंगे और फैलते जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है ये ग्रुप जो है बनाते जाएंगे, जिसको अपन प्लाज्मोडियम कहेंगे, और ये फैलते जाएंगे अवंपक कवक। तो मैंने क्या बताया आपको? जब भी अनुकूल परिस्थितियां होंगी, ये समूह बनाएंगे, उस समूह का कहेंगे अपन? प्लाज्मोडियम कहेंगे। और जो प्लाज्मोडियम जो है वो कई फीट तक जो है उसकी लंबाई हो सकती है। समझ में आई बात? कई फीट तक उसकी लंबाई हो सकती है। ये तो बात हो गई अनुकूल परिस्थितियों की, जब कंडीशन है फेवर की है। अब बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों की। प्रतिकूल का मतलब है अनफेवरेबल, मतलब अपने फेवर की कंडीशन नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा वो ध्यान से देखो भाई। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये मैं क्या बनाई है? प्रतिकूल परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मैं क्या लिखूंगा? कंडीशन कैसी हो गई है? अब कंडीशन जो है वो कैसी हो गई है? प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हैं,
अनफेवरेबल कंडीशन हो चुकी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, अनुकूल परिस्थितियों में आपको पता लग गया कि भैया समूह बना लेंगे और ये उसको प्लाज्मोडियम कहेंगे और प्लाज्मोडियम जो कई फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, ऐसा खास क्या होगा, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है अभी बताता हूं आपको, ध्यान से देखो भाई। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेंगे, ये बिखर कर ये फलनकाय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फलनकाय बनाते हैं, ठीक है, समझ में ये बात। जब भी प्रतिकूल कंडीशन होगी ये क्या बना लेंगे, फलनकाय बना लेंगे। और फलनकाय क्या होता है, देखो ये नॉर्मल कैसा था, ऐसा प्लाज्मोडियम था। ये कब थी, जब फेवरेबल कंडीशन है पर अनुकूल परिस्थितियां हैं। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो इन्होंने क्या किया, फलनकाय बना लिया। ये देखो ये क्या है, ये फलनकाय हैं, ये फलनकाय हैं, ठीक है। इनके अंदर का जो ये न्यूक्लियस है ये कहां चला गया, ऊपर फलनकाय के सिरों में चला गया, ठीक है। कहां चला गया, फलनकाय के जो सिर है ना, इनको क्या कहेंगे अपन, फलनकाय कहेंगे। ये जो ऊपर निकल गए ना, ये दो स्ट्रक्चर निकले हैं, इनको क्या कहेंगे, फलनकाय। और इनके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है ये, ठीक है। ये क्या है, इनमें केंद्रक है। यहां तक बात समझ में आई, आगे चले फिर। अब आगे क्या होगा, ये प्रतिकूल कंडीशन होगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई। अब क्या होगा इनमें, ये कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं। इनमें क्या होगा, इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा इनमें, ठीक है। मियोसिस होगी, है ना, इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी। तो मैं इसको यहां बना लेता हूं, 1 मिनट। ये हैं और इन पे क्या लग जाएंगे, इन पे ये क्या बन गए, स्पोर कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, बीजाणु बन गए, ठीक है। यहां पर ये कैसे थे, डिप्लॉयड थे। और आप सबको बता दूं मैं एक बात, कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अपन पढ़ेंगे कोशिका, जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर, कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर है, उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है कैसे क्या होता है, डिटेल पढ़ेंगे। अभी इतना समझो कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो डिप्लॉयड जो सेल होती है वो किस में बदल जाती है, हैप्लॉयड में बदल जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, ये यहां पर डिप्लॉयड थी पहले, और ये अब कैसी होगी, अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कैसी होगी, हैप्लॉयड हो गई, हैप्लॉयड हो गई, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये बीजाणु हैं। ये क्या हैं, बीजाणु। ये 2n से कैसी होगी, हैप्लॉयड का मतलब n होगी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ खास बातें लिखेंगे, ध्यान से सुनना भाई। फलनकाय, फलनकाय, काय को इंग्लिश में बॉडी कहते हैं और फलन को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। तो इसको इंग्लिश का नाम क्या होगा इसका, फ्रूटिंग बॉडी। क्या नाम होगा इसका, यहां भी मैं लिख देता हूं, फलनकाय क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इंग्लिश वाला नाम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी। फलनकाय किसको कहेंगे, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, फलनकाय कहेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, फलनकाय के सिरों पर, फलनकाय के सिरों पर, सिरों पर, ठीक है, बीजाणु बनते हैं। बीजाणु, जिनको इंग्लिश में स्पोर कहेंगे, बनते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, फलनकाय क्या होता है, ये फलनकाय होता है इतना। और बीजाणु कहां बन रहे हैं, साफ साफ मेरी आंखों से दिख रहे हैं। ये पूरा अगर फलनकाय है तो इसके सिर में क्या बन रहे हैं, इनके सिरों पर क्या बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है यार, ठीक है। तो यहां पर फलनकाय के सिरों पर क्या बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइंस है भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख रही है एनसीईआरटी, एक मिनट, इनके पास वास्तविक भित्ति होती है, वास्तविक भित्ति होती है। एनसीईआरटी ये बात इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में लिखती है और हिंदी वाले में नहीं लिखती है ना, वास्तविक भित्ति होती है। वास्तविक भित्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
ट्रू वॉल्स, ट्रू वॉल्स होंगी इनके पास में। ये देखो मैंने बीजाणु के ऊपर देखो ये ट्रू वॉल बनाई है, जैसे सेल वॉल होती है वैसे ही ये ट्रू वॉल है, वास्तविक भित्ति होती है इनके पास में, है ना। ये वाली लाइन आपको याद में रखनी है, ठीक बात है। इनके पास वास्तविक भित्ति होती है। और ये कैसी होती है, ये अत्यधिक प्रतिरोधी होती है ना, ये अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। ये वास्तविक भित्ति बढ़िया किस्म की भित्ति है ये, है ना, ऐसे नहीं टूटती। जैसे बोलते हैं ना अंबुजा सीमेंट की दीवार है, ऐसे कैसे टूट जाएगी, तो वैसे ही वास्तविक भित्ति ऐसे कैसे टूट जाएगी, प्रतिरोधी है ये, अत्यंत प्रतिरोधी, अत्यंत प्रतिरोधी, ठीक है। तो ये अत्यंत प्रतिरोधी है। उसके बाद में अगली लाइन क्या कहती है, अगली लाइन कहती है एक मिनट, प्रतिकूल परिस्थितियों में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों मान लो कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, पहले तो फेवर की कंडीशन थी पर अनुकूल परिस्थितियां थी, तो मस्त प्लाज्मोडियम की तरह रह रहा था ये अवम पक्का वक्त। लेकिन फिर क्या आ गई, प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, और ये पता नहीं भाई 1 साल में चली जाए प्रतिकूल परिस्थितियां, 2 साल में चली जाए, अपने एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं ना। तो इनमें जो है कई वर्षों तक रह सकती हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ भी जाएंगी ना, तो क्या करेंगे, जल्दी से फलनकाय बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, और उनमें क्या बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। बीजाणु पे क्या होंगी, वास्तविक भित्ति होंगी, और वास्तविक भित्ति क्या होती है, अत्यंत प्रतिरोधी होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं। और अत्यंत प्रतिरोधी होने के कारण इन जो वास्तविक भित्ति है इनके अत्यंत प्रतिरोधी होने के कारण क्या होगा, ये कई वर्षों तक जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी दीवार किससे बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट से बनी है ना। अरे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपको याद रहे ये चीज, है ना। तो वास्तविक भित्ति है, तो ये क्या है, अत्यंत प्रतिरोधी है, इस वजह से ये क्या है, कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। चलो, तो अगर ये प्रतिकूल परिस्थितियां काफी सालों तक चल जाए तो भी इनको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी की लाइन और लिखती है, इन बीजाणुओं का परिक्षेपण, इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, के साथ होता है। तो ये जो बीजाणु जो है, मान लो कि अनुकूल परिस्थितियां आ गई तो क्या होंगे, ये जो बीजाणु जो है ना, ये जो बीजाणु है या इनका परिक्षेपण कैसे होगा, मतलब ये उड़ के कैसे जाएंगी, बाहर कैसे निकलेंगी, हवा के साथ में ये उड़ के चली जाएंगी। ये जो बीजाणु है वो हवा के साथ में उड़ के चले जाएंगे। तो इसका मतलब यही है, इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना भाई। इसको मैं यहां से खींचूंगा, ये और ये, ठीक है, ठीक है। अब यहां क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, यहां होगा क्या, ध्यान से देखना। ये जो स्पोर्स है ना, ये जो आपके बीजाणु बने हैं ना, ये जो बीजाणु बने हैं, इनमें क्या होगा, इनमें होगा क्या, ये एक बीजाणु, ये दूसरा बीजाणु, ठीक है। और आपको एक चीज पता है, ये जो बीजाणु है ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है, हैप्लॉइड हैं। और आपको एक चीज और पता है, स्पर्म और ओवम वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही तो होते हैं। स्पर्म और ओवम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और वो युग्मनज जो जाइगोट है वो बना है, वो कैसा होता है, वो डिप्लॉइड होता है। ये बात समझ में आई, एक सेल हैप्लॉइड, एक एन इधर से आया। अरे मान लो ये देखो, ये क्या है आपका, ये स्पर्म है, ठीक है, ये क्या है एन, ठीक है, एक ओवम, ये भी क्या है एन, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बनाया इन्होंने, जाइगोट बनाया, वो क्या है 2n। समझ में आई बात, ये डिप्लॉइड हो गया। वैसे ही यहां पे होगा, ये दो बीजाणु हैं, ये दो क्या है, बीजाणु हैं, ये भी क्या है एन है, और ये भी क्या है एन है। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, जो कि क्या होगा 2n होगा। ये क्या है, युग्मनज,
ठीक है, अब ये युग्मनज बन गया। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अब होगा ये युग्मनज जो बना है ये वापस क्या बना लेगा, प्लाज्मोडियम बना लेगा। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, जैसे ही परिस्थितियां कैसी होंगी, अनुकूल हो जाएंगी, तो ये क्या बना लेगा, प्लाज्मोडियम बना लेगा। अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये कई फीट तक लंबाई हो सकती है। वापस प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, वापस फलनकाय बनाएंगे और ये इनके सिरों पर चले जाएंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे अपन, बीजाणु कहेंगे, और इनके पास में वास्तविक भित्ति होती है, वो अत्यंत प्रतिरोधी होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो कई सालों तक रह सकते हैं, और इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु द्वारा होता है। बस खत्म, अवंपक कवक। यही ऐसे पूरी मैंने एनसीईआरटी की लाइंस आपको समझा दी हैं, और हर एक चीज जो आपको डिटेल में जो है मैंने आपको बता दी है। समझ में आई या नहीं आई ये मुझे आप बताओ भाई। ठीक है, आप बताओगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा इस चीज को। ये अवंपक कवक, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाते हैं, इसको प्लाज्मोडियम कहेंगे, और ये कई फीट तक लंबाई उनकी हो सकती है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, और अनुकूल प्रतिकूल तो समझते होंगे यार, अनुकूल का मतलब अपने फेवर की कंडीशन जिसमें मैं बढ़िया सहज महसूस करूं, ठीक है, वो अनुकूल है। और जो प्रतिकूल किसको कहेंगे, जहां मैं सहज महसूस ना करूं, मेरे को मजा नहीं आए, वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या बनाएंगे, फलनकाय बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, कोई फल वल लगता है क्या, अरे नहीं, कोई फल नहीं लगता। ये जो यहां पर देखो ये नई संरचना बन गई, इनको क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये कहा कैसी थी, ये डिप्लॉइड थी, और ये यहां पर कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक बात है। बीजाणु फलनकाय में क्या, फलनकाय के सिरों पर क्या है, बीजाणु है, बिल्कुल सिरों पर बीजाणु है। ठीक है, और इनके पास वास्तविक भित्ति होती है, बिल्कुल वास्तविक भित्ति, जिनको इंग्लिश में ट्रू वॉल्स कहते हैं। ये अत्यंत प्रतिरोधी होती हैं। अत्यंत प्रतिरोधी होने के कारण ये क्या कई वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये कई वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ठीक है, यहां पर ये दोनों क्या है, मिले और जाइगोट बनाया, और ये वापस क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम बना लेगा। ये पूरी इसकी जीवन चक्र है। चलो समझ में आई। फिर आगे अपन बढ़ेंगे, और प्रोटिस्टा जगत का जो लास्ट जो टॉपिक है वो अपन करने वाले हैं, और वो कौन सा, प्रोटोजोआ। क्या है, प्रोटोजोआ। चलो हेडिंग डालो भाई, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो बातें करते हैं इसके बारे में। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, और जोवा का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो ये जो है पुराना रिश्तेदार है किसका, जानवरों का। और जानवरों में कौन आते हैं, अपन भी तो आते हैं। तो हमारा पुराना रिश्तेदार भी कौन है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो कभी भी प्रोटोजोआ आए तो बढ़िया खातिरदारी आपको करनी है भाई। ठीक है, चलो अब प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना अपन को, क्योंकि एनसीईआरटी भी लिखती है कि अपना भाई पुराना रिश्तेदार है, तो लिखनी पड़ेगी बात नहीं इसके बारे में। तो प्राणियों के, ये क्या है, प्राणियों का, प्राणियों मतलब प्राणी मतलब एनिमल्स, प्राणियों का क्या है, ये पुराना रिश्तेदार है, पुरातन संबंधी है। ठीक है, तो प्राणियों का ये पुरातन संबंधी है। ठीक है, तो यहां पर प्रोटोजोआ देखो, मैंने आपको बताया ना कि इसकी कोई सीमाएं जो वो निर्धारित नहीं है प्रोटिस्टा जगत की। तो इसमें आपको कुछ आपको जो प्लांट जैसे देखने के लिए मिले थे, कुछ आपको कवक जैसे भी, और कुछ आपको देखो एनिमल जैसे भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, चलो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं है, तभी तो ये क्या है, प्राणियों की क्या है, संबंधी है। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती। कोशिका भित्ति कि आगे मारूंगा क्या मैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझ जाना क्या है, ये एब्सेंट है। ठीक है, और टिक मारूं उसका मतलब समझाना ये क्या है, उपस्थित है, और क्रॉस का मतलब अनुपस्थित है। ठीक है, फिर आगे क्या कहती है, सभी के सभी क्या होंगे, परपोषी होंगे। सभी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी होंगे, अरे एनिमल के रिश्तेदार है तो परपोषी तो होने ही है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, परपोषी होते हैं। परपोषी में भी क्या होते हैं, वो भी एनसीईआरटी बताती है भाई। परपोषी में भी ये कुछ क्या होंगे, कुछ होंगे परभक्षी, कुछ क्या होंगे, परभक्षी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या करेंगे, ये शिकार करेंगे। ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक, परजीवी। कुछ परभक्षी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। इंग्लिश में परजीवी को कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है, पैरासाइट के रूप में, है ना। अब इनमें कोशिका भित्ति तो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर पेलिकल होती है। और अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता है पेलिकल क्या होती है।
पेलिकल क्या होती है भाई बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। कल ही बताया था मैंने आपको, कहां बताया था, यूग्लिनोइड्स के अंदर बताया था कि पेलिकल जो है उनके अंदर उनके पास कैसी लेयर होती है, कैसी होती है पेलिकल, प्रोटीन की एक परत है, प्रोटीन की एक लेयर है, तो इनके पास में भी पेलिकल की लेयर तो होती है। ठीक है, एनसीईआरटी ये पेलिकल वाली बात नहीं लिखती, लेकिन इनके पास में होती है। अगर आपको पेलिकल के बारे में पूछे किसके अंदर होती है, ऑप्शन में आपको यूग्लिनोइड दिखाई दे तो यूग्लिनोइड पे आप टिक मारोगे। ठीक है, चलो यहां पर भी लेकिन पेलिकल की लेयर होती है, तो यहां पर भी पेलिकल जो है वो उपस्थित है, लेकिन सबके अंदर नहीं होती पेलिकल। किसके अंदर नहीं होती उसकी बात कर लेते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोआ में नहीं होती। ठीक है, इनमें पेलिकल की लेयर जो वो उपस्थित तो है, लेकिन अमीबोइड जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर नहीं होती है ना। चलो उसके बारे में कुछ खास बातें और है। ये स्वच्छ जल, अगर स्वच्छ जल में है, ये स्वच्छ जल में होते हैं ये, ठीक है, और स्वच्छ जल में होते हैं तो इनके पास में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, अब एक बात बताऊं आपको, ये जो हम अपन पढ़ रहे हैं जितने भी, ये हैं तो एक ही कोशिका के। ठीक है, ये जितने भी है प्रोटोजोआ है एक ही कोशिका का, क्यों, तभी तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर है। अगर एक ही कोशिका का है तभी तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर है। तो एक कोशिका का समान है, इतना नहीं है भाई, मेरे जितना बड़ा थोड़ी ना है ये। ठीक है, एक कोशिका के समान है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और स्वच्छ जल फ्रेश वाटर के अंदर होने से क्या होगा, ये जो पानी है इनके शरीर में, शरीर क्या मतलब एक ही कोशिका का शरीर है इनका ना, उस कोशिका के अंदर घुसने लग जाता है। अगर पानी ज्यादा घुस जाएगा तो कोशिका फट नहीं जाएगी, कोशिका फट जाएगी तो मर जाएंगे बेचारे ये। तो इसके लिए इनकी कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, उस पानी को बाहर फेंकने का काम है। ठीक है, तो किस काम आते हैं, ओस्मो रेगुलेशन करने काम आते हैं। किस काम आते हैं ये, ओस्मो रेगुलेशन। चलो जी, अब अपन बात करेंगे प्रोटोजोआ के अंदर 4 टाइप के अपन प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं, 4 क्लास हैं इसके अंदर। अमीबोइड प्रोटोजोआ, एक है आपका कसाबी प्रोटोजोआ, एक है आपका पक्षमाभी प्रोटोजोआ, और एक है आपका स्पोरोजोवन। ठीक है, ये 4 अपन पढ़ने वाले हैं। चारों को जितना पूछा जाता है, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, उतनी डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, एक नंबर डाल देता हूं मैं इसको, अमीबोइड प्रोटोजोआ। ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले खास बात क्या है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले खास बात क्या है, इसमें क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं, कूटपाद, कूटपाद, जिनको इंग्लिश में कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ये जो सूडोपोडिया है ना, एक नकली पैर है, ऐसे समझो। इन अमीबोइड जो प्रोटोजोआ हैं, इनके पास में ये जो कूटपाद होता है और ये एक नकली पैर है। ये नकली पैर किस काम आता है, ठीक है, पैर नहीं, ये नकली पैर है। ठीक है, ये कूटपाद किस काम आता है, ये किसी शिकार को पकड़ने के काम भी आता है। अगर अमीबा का कोई शिकार है तो उसको पकड़ने का भी काम करता है, और उसके अलावा ये चलने में भी मदद करता है। तो 2 काम है इसके, एक तो शिकार को पकड़ने में, ठीक है, और एक चलने में। तो दोनों काम इसके हैं। ठीक है, तो कूटपाद किस काम आता है बता देता हूं मैं आपको। चलो मैं आगे लिखता हूं ये पॉइंट, चलो यहीं लिख देते हैं। इसकी सहायता से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। किसकी सहायता से, कूटपाद की सहायता से, है ना, पकड़ते हैं, और इसकी सहायता से चलते भी हैं। नीचे लिखूं क्या, इधर लिख लेते हैं एक जगह, और
इसकी सहायता से चलते भी हैं। तो दोनों काम आ रहे हैं ना, चलने के काम भी और शिकार को पकड़ने के काम भी है ना। ठीक बात है। चलो अगले वाला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट, कैसे होते हैं ये? मुक्त जीवी होते हैं। मुक्त जीवी भी होते हैं, मतलब फ्री लिविंग, अकेले रह सकते हैं, किसी को जरूरत नहीं है इनको, सिंगल रह सकते हैं बिल्कुल। मुक्त जीवी भी हो सकते हैं ये, और परजीवी भी हो सकते हैं ये, परजीवी, परजीवी। ठीक है, तो अमीबॉइड जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मुक्त जीवी, अकेले भी वो रह सकते हैं, और वो परजीवी भी, पैरासाइट के रूप में दूसरे जीवों पर भी वो रह सकते हैं। और परजीवी मैंने आपको पता ही है, दूसरे जीवों पर रहेगा तो खुद का तो फायदा करेगा और उस अगले का नुकसान करेगा। ठीक है, एक होता है सहजीवी, सहजीवी खुद का भी फायदा करता है, दूसरे का भी फायदा करता है। परजीवी खुद का फायदा करता है, दूसरे का नुकसान करता है। तो ये अकेले भी रह सकते हैं और किसी के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहां मिल सकते हैं आपको? स्वच्छ जल में आपको ये मिल सकते हैं, स्वच्छ जल में, समुद्री जल में भी मिल सकते हैं, समुद्री जल में भी मिल सकते हैं, और नम मृदा में भी मिल सकते हैं ना। ठीक है, नमी वाली मिट्टी में मिल सकते हैं, समुद्री जल में मिल सकते हैं, स्वच्छ जल के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक बात है। चलो, इनके जो समुद्री प्रकार है ना, ठीक है, वो अमीबॉइड प्रोटोजोआ जो समुद्र के अंदर रहते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में देखो। समुद्री प्रकारों में, समुद्री प्रकारों की सतह पर क्या होता है? सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, सिलिका के कवच होते हैं। ठीक है, समुद्री प्रकारों के अंदर क्या होते हैं? उनकी सतह पर क्या होते हैं? सिलिका के कवच पाए जाते हैं भाई, सिलिका के कवच होते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार पूरे को देखते हैं, उसके बाद में इसके आपको एग्जांपल करवाता हूं। ध्यान से देखो, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, इसमें एक पहली बात तो कूटपाद होते हैं। कूटपाद इंग्लिश में कहेंगे सूडोपोडिया। ये कूटपाद किस काम आते हैं भैया? कूटपाद एक तो देखो इसमें चलने के काम इनकी सहायता करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। दूसरा इनकी शिकार को पकड़ने में इनकी सहायता करते हैं। ये अमीबा है, ये क्या करेगा? अपना कूटपाद बाहर निकालेगा और क्या करेगा? ऐसे करेगा, कूटपाद और अपने शिकार को ऐसे खींच लाएगा। ठीक है, तो ऐसे जल्दी से खींच लाएगा, तो मतलब पकड़ने का बता रहा हूं ना। चलो, मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं। मुक्त जीवी का मतलब क्या है? फ्री लिविंग ये हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके परजीवी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। स्वच्छ जल में आपको मिल सकते हैं, ये स्वच्छ जल में मिल जाएंगे, समुद्री जल में मिल जाएंगे, नम मृदा, नमी वाली मिट्टी है उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर समुद्री प्रकार जो होती है ना, ये जो समुद्र में रहने वाले होते हैं, समुद्री प्रकारों की सतह पर क्या मिलेगा अपन को? सिलिका के कवच मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिलिका के कवच पाए जाते हैं। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई, इसके बाद अपन बात करेंगे अगले की। उससे पहले पर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल पहला इसमें अमीबा नाम से पता लग रहा है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अमीबा। और दूसरा है, अमीबा के बारे में कैसा होता है? अमीबा मुक्त जीवी होता है। अमीबा कैसा होता है? मुक्त जीवी होता है, फ्री लिविंग, किसी से मतलब नहीं, सिंगल रहेगा, इनको किसी का साथ नहीं चाहिए ना, मैं तो सिंगल रहूंगा, सख्त लौंडा हूं। ठीक है, फिर कौन है? एंटमीबा। और एंटमीबा नाम अगर आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने क्लास ली होगी कौन सी? मानव स्वास्थ्य तथा रोग की। ठीक है, उसके अंदर अपन ने एंटमीबा के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, एंटमीबा क्या कोज करता है? याद है क्या? एंटमीबा स्टोलाइटिका याद है क्या? क्लास लिए तो याद है भाई। चलो, ये कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं, तभी तो आंत के अंदर रहते हैं ना, ये परजीवी होते हैं। चलो, परजीवी। अमीबिक डायसेंट्री याद है क्या? चलो, एंटमीबा ये परजीवी होते हैं, और अमीबा कैसे होते हैं? मुक्त जीवी। ये इसके दो एग्जांपल हो गए। ये अपन ने बात कर ली प्रोटोजोआ के अंदर, पहले किसकी? अमीबॉइड प्रोटोजोआ की। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं फिर किसकी?
कसाबी प्रोटोजोआ की बात करते हैं। ध्यान से देखो आ जाओ। कसाबी प्रोटोजोआ दूसरे नंबर का है ना ये, दूसरे नंबर का। कसाबी प्रोटोजोआ इनके पास में क्या होते हैं, कसाब होते हैं। इनके पास कसाब होते हैं और कसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, कसाब होते हैं। मतलब इनकी चलने में मदद कौन करेंगे, फ्लैजिला से चलेंगे, ये कसाब से चलेंगे, कसाब की मदद से ये चलेंगे, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, मुक्तजीवी भी हो सकते हैं, मुक्तजीवी भी हो सकते हैं ये, और मुक्तजीवी और परजीवी, ये मुक्तजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। उसके बाद में इनकी खास बातें क्या हैं वो कर लेते हैं। इनकी खास बारे में खास बात क्या है, क्या कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल ही लिखो फिर, एग्जाम्पल लिखो भाई, बस इतना ही एनसीईआरटी में देखा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा क्या है, ट्रिपेनोसोमा एक बीमारी खोज करता है, एक बीमारी करता है, उस बीमारी का नाम लिखो, बीमारी का नाम है निद्रालु व्याधि। कौन सी व्याधि, व्याधि किसको कहते हैं, बीमारी को व्याधि कहते हैं, ठीक है, बीमारी को क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। तो ये कौन सी बीमारी करता है, निद्रालु व्याधि करता है, निद्रालु व्याधि, निद्रालु व्याधि, ठीक बात है। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लीपिंग सिकनेस, क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और ये होती किसकी वजह से है, इसको फैलाने का काम करता है। देखो निद्रालु जो व्याधि है, स्लीपिंग सिकनेस जो है, वो होती तो ट्रिपेनोसोमा की वजह से है, लेकिन उसको फैलाने का काम कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है, वो ध्यान से सुनना भाई। जैसे मलेरिया की बात करें अपन, मलेरिया को मच्छर थोड़े ना, मलेरिया जो है वो मच्छरों की वजह से नहीं होता, मच्छर क्या काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं मलेरिया को। मच्छरों का काम क्या है, फैलाने का। वैसे ही यहां पर जो है ये जो निद्रालु व्याधि है, इसको इसके होता किसकी वजह से, ये होता तो ट्रिपेनोसोमा की वजह से है, लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है, शीशी फ्लाई, शीशी, टस टस, जो बोलना चाहो बोल देना, टीएससी, टीएससी, ठीक है, यहां पर टी साइलेंट करो तो शीश, ठीक है। चलो ये किसकी वजह से होता है, सीसी मक्खी के काटने के कारण है ना, टीएससी और टीएससी मक्खी के काटने के कारण ये फैलती है, काटने से, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, तो आपका ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है कि ये ट्रिपेनोसोमा जो है इसकी वजह से क्या होता है, निद्रालु व्याधि होती है, जिसको इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो है इसको फैलाने का काम कौन करता है, जो सीसी, जो मधुमक्खी बोल रहा हूं, सीसी जो मक्खी है उसके काटने से ये होता है, ठीक है। फिर इसका अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लेशमेनिया, लेशमेनिया डोनोवानी। कौन सा वानी, डोनोवानी, लेशमेनिया डोनोवानी। ये लेशमेनिया डोनोवानी ये भी एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कसाबी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। इसकी वजह से क्या होता है, लेशमेनिया डोनोवानी क्या करता है, ये काला अजार होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कौन सा अजार, काला अजार, काला अजार होता है इसकी वजह से, काला अजार। और इस काला अजार को क्या कहते हैं, इसको भाई डमडम बुखार कहा जाता है, डमडम बुखार, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये सैंड फ्लाई काटने से होता है ना, कौन सी फ्लाई की, सैंड फ्लाई के काटने के कारण होता है। काटने का, ठीक बात है। चलो अगला की बात करते हैं। तीसरा जो है ना वो है आपका पक्षमाभी। कौन सा माभी, पक्षमाभी,
पक्षमाभी प्रोटोजोआ। नाम से पता लग रहा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ के अंदर क्या होंगे, सीलिया होंगे, क्योंकि सीलिया को तो हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो इनको चलने के लिए क्या होते हैं इनके पास में, सीलिया होते हैं, पक्षमाभ होते हैं इनके पास में, क्या होते हैं, पक्षमाभ। ठीक है, तो इनके पास में होते हैं, इनके पास पक्षमाभ, गलत लिख दिया मैंने, पक्षमाभ सीलिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, पक्षमाभ को सीलिया होते हैं। ठीक है, इनके पास में क्या होते हैं, पक्षमाभ होते हैं। ये कैसे हो, ये भी मुक्तजीवी होते हैं, मुक्तजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, परजीवी। ठीक है, उसके अलावा इनके बारे में खास बातें क्या हैं वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जलीय तथा, ये कैसे होते हैं, एक बात तो जलीय होते हैं, पानी पी लेते हैं, एक मिनट दीजिए भाई, बोतल को भी नीचे रख रखा है। हाँ, ये जलीय होते हैं तथा पानी के अंदर ये सक्रिय रूप से बहते हैं। अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है सक्रिय रूप का, क्या होता है अभी बताऊंगा ना। तो तथा ये सक्रिय गति करने वाले। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पक्षमाभी प्रोटोजोआ की अपन बात कर रहे हैं। और ये जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो हैं, इनके पास में हजारों पक्षमाभ होते हैं, हजारों इनके पास में सीलिया होता है, हजारों की संख्या में इनके पास में क्या है, सीलिया होते हैं। बोले ठीक बात है भैया। अब ये जो है ना, ये जल के अंदर, जलीय तो होते ही है ना, जल के अंदर क्या करेंगे, ये अत्यंत सक्रिय गति से क्या करेंगे, ये बहते जाएंगे, क्योंकि इनके पास में सीलिया है ना, हजारों सीलिया है। सक्रिय गति का मतलब क्या होता है वो समझो। एक होता है निष्क्रिय गति करना, एक होता है सक्रिय गति करना, है ना। जो पानी के बहाव के साथ में बह जाए ना, एक तो होता है पानी के बहाव के साथ में बहना, ठीक है, वो होता है पैसिव, उसको क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। और एक होता है पानी का बहाव, जिस साइड में मान लो पानी इस साइड में बह रहा है और उसी की साइड साथ में वो जीव बह रहा है, उसको क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। और मैं वही बात करूं, पानी जो है वो इस साइड में बह रहा है और जीव जो है वो इस साइड में बह रहा है, दोनों आपस में उल्टे बह रहे हैं। पानी मान लो इस साइड में ऐसे ऐसे बह रहा है और जीव जो है उसकी उल्टी दिशा में बह रहा है। ये कैसा है, एक्टिवली। क्यों, अगर पानी के साथ में कोई चीज बह के जा रही है तो उसमें इसको जोर कहां आया भाई, वो तो पानी के साथ में, बहाव के साथ में जा रहा है, कोई जोर नहीं आया ना, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कहीं सक्रिय नहीं हुआ वो। लेकिन जब पानी के बहाव के उल्टे साइड में जब आएगा ना, तब उसको एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। तो जब वो सक्रिय होगा तो एनर्जी भी लगेगी। और ये जो सक्रिय है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी पक्षमाभ होते हैं, इसके पास में सीलिया होते हैं बहुत सारे। तो इसके बारे में आपको खास बात याद रखनी, जलीय होते हैं, ठीक है, और अत्यंत सक्रिय का मतलब सीधा सा है कि पानी जिस साइड में बह रहा है उसके उल्टी दिशा में ये बहते हैं। तो अत्यंत सक्रिय गति से करने वाले होते हैं। तो अत्यंत सक्रिय गति का मतलब सीधा सा होता है, सक्रिय गति उसको बोलेंगे पानी के बहाव के उल्टी साइड में जा रहे हैं ना, पानी इस साइड में बह रहा है तो ये इस साइड में बहते हुए आएंगे, है ना। पानी से मतलब नहीं है, ये अपने आप जाएंगे, है ना। हमें इस साइड में जाना तो हम इस साइड में जाएंगे, पानी की तरफ भी बहो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, और इसके अंदर क्या होता है, दो केंद्रक होते हैं, है ना। इनके अंदर क्या होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा, ठीक है। एक होता है छोटा और एक होता है, एक केंद्रक होता है बड़ा। एक बड़ा केंद्रक होता है और एक होता है इनमें छोटा केंद्रक। चलो, अब इसके बारे में कुछ और बातें हैं, अभी बता दी मैंने वैसे तो, लेकिन देख लो। हजारों इसमें क्या होते हैं, हजारों की संख्या में इनमें पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभ
पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बात और, इनके पास में क्या होती है, एक गुहा होती है, एक गुहा होती है, ठीक है। गुहा को क्या कहते हैं, ग्रशिका, ग्रशिका बोल दो उसको, या फिर उसका नाम क्या है, गलट भी इसको एनसीईआरटी लिखती है ना, तो इसको गलट भी लिखती है, गलट या फिर ग्रशिका, दोनों नाम लिख रहे हैं एनसीईआरटी ने। ग्रशिका भी लिखा है, एक जगह ग्रशिका लिखा है, एक जगह गलट वर्ड यूज किया है ना, तो गलट और ग्रशिका, एक गुहा होती है, जो क्या कहेंगे, गलट और ग्रशिका कहेंगे ना। एक गुहा होती है, एक मतलब गड्ढा सा है जिसको ग्रशिका कहेंगे या फिर गुहा कहेंगे ना, अभी दिखाऊंगा अभी आपको ना। और ये जो ग्रशिका है, ये जो है कोशिका की सतह के बाहर खुलती है, क्योंकि ये जो है एक ही कोशिका का समान है, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर तभी तो है ये, अगर एक ही कोशिका का है तभी तो ये प्रोटिस्टा के अंदर है ना, तो एक ही कोशिका का है, तो कोशिका की सतह पर ये होती है। ये जो ग्रशिका है, ये जो गलट है, कहाँ होती है, कोशिका की सतह पर होती है, कोशिका की सतह पर होती है, सतह पर खुलती है, कोशिका की सतह के बाहर खुलती है। सतह के बाहर खुलती है। पक्षमाभों के कारण, पक्षमाभों मतलब सीलिया, पक्षमाभों के कारण, अभी सारा मतलब समझाऊंगा, अभी लिखने दो है ना। पक्षमाभों के कारण, पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण, गति के कारण जल से पूरित भोजन गलट, गलट मतलब ग्रशिका, गलट में की तरफ भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, चलो यहां तक ही ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना भाई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, और मैं एक बार इसकी फोटो ले लेता हूं यार, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। डॉक्यूमेंट्स में मिल सकती है मेरे को। ध्यान से देखना भाई, मैं फोटो ले रहा हूँ, एक मिनट फोटो ले रहा हूँ इसकी, पैरामीशियम की, एक मिनट दीजिए बस, एक मिनट, ये यहाँ रही। एचडी तो नहीं है, एनसीईआरटी है, लेकिन एचडी फोटो नहीं है, क्या करें, जैसे है उसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। चलो जी, ये क्या है, ये है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसको एग्जाम नाम इसका पैरामीशियम है ना, इसका नाम क्या है, पैरामीशियम नाम है। इसमें आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ये फोटो एचडी में नहीं है ना। यहाँ पर जो है आपको क्या दिख रहे होंगे, सीलिया जो है वो दिख रहे होंगे, देखो छोटे छोटे बाल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या होता है, एक गुहा होती है ना, इसकी सतह पे क्या होती है, एक गुहा, जो क्या कहेंगे अपन, गलट। ये जो गुहा आपको दिख रही है इसकी सतह पे, ये जो गुहा है, जो क्या कहेंगे अपन, गलट कहेंगे। जब ये जो है सीलिया, ये जो पक्षमाभ है इसके, ये गति करेंगे, ये पानी में जब पानी का बहाव इस साइड में जा रहा है और वो इस साइड में आ रही हैं गति करते हुए, तो पानी क्या होगा, पानी जो है इस छेद में जो है वो जाता जाएगा, बिल्कुल जाएगा, पानी तो जाएगा एक बार, जहां पे छेद उसमें तो घुसेगा पानी, बिल्कुल घुस जाएगा। जब पानी इसमें घुसेगा, ठीक है, तो उसके साथ में, पानी के साथ में कुछ भोजन भी जाएगा, ठीक है। ये बात तुम्हारे मानते हैं ना, पानी के साथ में क्या जाएगा, भोजन भी जाएगा। यहां क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, पानी घुसा ना, उस पानी को बाहर भी निकालता रहता है, वरना तो फट जाएगी ये, ठीक है, उसको बाहर भी निकालने का काम करता है। तो यहां से खाना भी जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बताया कि एक गुहा होती है, ठीक है, इसकी ग्रशिका पे, गलट जो गलट है,
उसको क्या कहेंगे, गलट कहेंगे ना। और ये कोशिका की सतह के बाहर खुलती है बिल्कुल। पक्षमापों की लयबद्ध गति, जब पक्षमाप गति करेंगे उस टाइम पर जल से पूरी जो भोजन है वो गलट की तरफ भेजा जाता है। इसमें जो है पानी घुसेगा, उसके साथ में भोजन भी चला जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। पैरामीशियम, और यही पिक्चर है पैरामीशियम की, डायग्राम भी यही है इसका ना। चलो फंजाई की शुरुआत कर दें क्या, कर दें क्या शुरुआत? चलो कर देते हैं शुरुआत, लेकिन फंजाई की शुरुआत करने से पहले एक चीज और रह गई भाई, स्पोरोजोआ रह गया ना, वो कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद में फंजाई भी आते हैं। स्पोरोजोआ, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ अपन पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ का जो लास्ट पार्ट है वो है कि स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, इसी में थोड़ी सी मलेरिया की बात आएगी, बस फिर खत्म है ना। चलो ध्यान से देख लेना। इसके अंदर चलने के लिए कोई नहीं होता, जैसे अमीबा के अंदर कूटपाद होते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोआ के अंदर, और कसाबी के अंदर कसाब होते हैं, पक्षमापी के अंदर पक्षमाप होते हैं। यहां पर कुछ भी नहीं होता ना, चलने के लिए कुछ नहीं होता ना, चलने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने अगला पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या है, एक मिनट यार क्या हो गया। सभी जितने भी स्पोरोजोआ है, जितने भी मेंबर हैं स्पोरोजोआ के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। सभी अंतः परजीवी हैं, अंतः परजीवी हैं। अब अंतः परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब आप सब जानते ही हो कि किसी दूसरे जीव पर रहना। ठीक है, एक जीव का किसी दूसरे जीव पर रहना वो परजीविता है। ठीक है, और परजीवी भी उसको कहेंगे ना जो दूसरे का, जिस पर रह रहा है उसका नुकसान कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसका उसमें छेद कर रहा है, जिस पर रह रहा है उसका नुकसान कर रहा है और खुद का फायदा कर रहा है, तो ये परजीवी तो है। लेकिन ये अंतः परजीवी क्या है, परजीवी ऐसे जो अंदर रहते हो। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, अंदर रहने वाले परजीवी। जो ऊपर रहते हो, ठीक है, वो नहीं, अंदर रहने वाले परजीवी क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। और संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था। ठीक है, तो ये संक्रमण करने योग्य होते हैं, जो सभी सारे के सारे क्या अंतः परजीवी होते हैं। संक्रमण कर सकते हैं, ये मतलब इन्फेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और ये बीजाणु मतलब स्पोर्स को क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। तो ये बीजाणु जैसी अवस्था है, और इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। तो मैंने आपको बताया था ना, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है, और एक अपन थोड़ी देर पहले अवंपक कवक के अंदर पढ़ गए हैं। ये प्लाज्मोडियम और वो प्लाज्मोडियम अलग अलग है। ये कौन सा है, मलेरिया वाला। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इसकी बात अपन मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं वहां पे, है ना। 12वीं क्लास का चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसके अंदर अपन बहुत डिटेल में इसकी बात कर चुके हैं, क्योंकि मलेरिया इसकी वजह से होता है, इसलिए अपन डिटेल में वहां पर बात कर चुके हैं इसकी, है ना। प्लाज्मोडियम, यहां जितनी बातें लिख रखी हैं वो अपन करेंगे। प्लाज्मोडियम से क्या होगा, मलेरिया होगा। ठीक है, और ये मलेरिया जो है इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको। प्लाज्मोडियम, एक तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और मलेरिया होने के कारण क्या होगा, जो मानव जनसंख्या है उस पर इससे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, अरे यार मलेरिया होगा तो परेशान तो होगी ना मानव की जनसंख्या। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मानव जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाले प्रभाव हैं। ठीक है, अगर देखो प्लाज्मोडियम से अगर मलेरिया हो रहा है तो मानव जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाले इसके प्रभाव तो हैं ही, बिल्कुल है। ठीक है, यहां पर अपना जो है प्रोटिस्टा जगत जो है वो खत्म हो जाता है। अरे यार एक पेज रह गया क्या बीच में, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट पेज, ओके, अब ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो अपना प्रोटिस्टा जगत जो खत्म हो जाता है, और अपन बात करेंगे, अब शुरुआत कर देंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे अपन फंजाई जगत का, कवक जगत का, उसको शुरुआत कर देंगे और उसको खत्म करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। फंजाई जगत की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लो भाई, फंजाई जगत।
फंजाई जगत, कवक हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे फंजाई, और फंजाई वर्ड ही अपन यूज करेंगे जगत, क्योंकि एनसीईआरटी भी फंजाई जगत ही बार बार यूज करती है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं, फंजाई की स्टडी, ठीक है, फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, वो भी लिख लो भैया भी, है ना। तो स्टडी ऑफ फंजाई, चलो हिंदी में लिख देता हूं, फंजाई, फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। एनसीईआरटी में नहीं है, बस बता दिया आपको। ठीक है, नॉर्मल सी बातें पता होना चाहिए। फंजाई की स्टडी अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक बात है। चलो अब इसके बारे में कुछ खास बातें लिखते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, कवक कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी जीवों का अद्भुत जगत है। ठीक है, ये जो आपका कवक जगत है, ये क्या है? फंजाई जगत जो है, ये परपोषी जीवों का क्या है? अद्भुत जगत है ये। ठीक बात है, परपोषी जगत का क्या है? अद्भुत जगत ये है। ठीक है, पर देखो, परपोषी जगत तो आपका ऐसे वो भी है, प्राणी जगत भी है, एनिमल वाला, एनिमल किंगडम भी आपका क्या? परपोषी जगत ही है। लेकिन फंजाई जगत को क्या लिखती है एनसीईआरटी की? ये यूनिक किंगडम है, अद्भुत जगत कहा गया है इसको। तो आपको पूछे कि परपोषी जीवों का अद्भुत जगत किसे कहा गया है, क्या कहोगे? फंजाई जगत। चलो आगे बात करते हैं। अब ये जब परपोषी है तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो होना नहीं है। अरे क्लोरोफिल तो तब होता ना जब ये सौपोषी होते हैं, तो परपोषी है, तो इनके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं है। क्लोरोफिल तो इनके अंदर नहीं है, क्रोस का मतलब नहीं है। ठीक बात है। चलो, और फंजाई जो कैसे होते हैं? फंजाई कैसे हैं? विश्वव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। विश्वव्यापी का होने का मतलब क्या है? ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे? आपको मिट्टी में मिल जाएंगे, आपको पानी में मिल जाएंगे, आपको हर जगह आपको ये मिलने वाले हैं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि क्या है? ये विश्वव्यापी हैं। हवा में आपको कवक मिल जाएगा, फंजाई मिल जाएगी, मिट्टी में आपको मिल जाएगी, जल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जल में, तथा जंतुओं में भी आपको मिल सकती है ना, जंतु और पौधों पर पाए जाते हैं। अरे रिंगवॉर्म हुआ है क्या? रिंगवॉर्म मतलब दाद हुआ है, सबको हुआ है ना। किसकी वजह से होता है वो? कवक, फंजाई की वजह से होता है। तो मतलब कवक अपने ऊपर भी रह सकती है, और ऐसे ही कवक जो है पौधों के ऊपर भी रह सकती है, कवक हवा में भी रह सकती है, कवक जल में भी हो सकती है, कवक मिट्टी में भी हो सकती है। तो कवक जो है वो हर जगह पाई जाती है, इसलिए कवक को क्या लिखा है? ये कैसे होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। एनसीईआरटी का शब्द है ये। ठीक है, और इसको मजा कहां आता है रहने में? ठीक है, ये विश्वव्यापी तो है, हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है, इनकी वृद्धि जो है, वो जल्दी कहां पे होती है? इनकी जो वृद्धि है वो जल्दी होती कहां पे है? गर्म जगह और नमी वाली जगह पे होती है। अभी बताऊंगा, ये बता भी चुका हूं आपको मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंदर, अभी वापस बताऊंगा ना, ध्यान से सुनो। गर्म और नम स्थानों पर सरलता से उगते हैं। कौन है ये? जो फंजाई होते हैं, ये सरलता से उगते हैं कहां पर? गर्म स्थानों और आपकी गर्म स्थानों और नम स्थानों पर, है ना। तो आपको पता है जो दाद वगैरह वो कहां होते हैं? ज्यादा कहां होते हैं? यहाँ, ये दो उंगलियों के बीच में जो जगह है, पैरों की उंगलियों के बीच में जो जगह है वहां पे, क्योंकि वहां पे पसीना आता रहता है, इसलिए नमी है और वहां पर गर्मी भी है। तो दोनों चीजें मिल गई, तो वहां पर जो है ये फंजाई जो आराम से यहां पर अपनी जो आर्मपिट्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो पसीना आएगा तो यहाँ पर क्या नमी है, गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इनको रहने के लिए मजा आएगा। तो यहाँ पर जो फंजाई ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, वहां पर और बताओ आपको ग्रोइंस रीजन मैंने आपको बताए थे, अगर आपने देखा होगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग मेरा, ठीक है, तो वहां पर बताया था मैंने आपको ग्रोइंस रीजन कहां होता है? जो आपके जो थाइज के बीच में जो जगह है ना, वहां पर भी क्या पसीना ज्यादा आता है, तो वहां पर भी जो दाद वगैरह की जो दिक्कत है वहां पर भी ज्यादा होती है। तो मतलब गर्म स्थान, ठीक है, और नम स्थान, वहां पर जो है ये बढ़िया से उगते हैं। कौन? फंजाई। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए।
पर एनसीईआरटी फिर एक क्वेश्चन पूछती है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, पहले तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है वो समझो भाई। रेफ्रिजरेटर कहते हैं फ्रिज, सब जानते हो, फ्रिज 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 जानते हो, फ्रिज फ्रिज को कहते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये लिखती है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, और फिर आंसर भी देती है कि जो फंजाई और जो बैक्टीरिया है इनकी वृद्धि कम से कम हो, इसलिए जो है इसको अपन खाने को कहां रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं। और आपको पता है कि भाई सर्दियों के अंदर वैसे ठंड रहती है, तो इनको देखो मैं आपको बताया ये गर्म और नम स्थानों पर रहते हैं, कौन, कवक, ठीक है। इनको मजा आता है वहां उगने में। तो अगर अपन फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में तो ठंडा रहेगा ना, फ्रिज में ठंडा रहेगा, तो ठंडा रहेगा तो वहां पर गर्म स्थान नहीं है, वहां पर क्या करेगा कवक, वहां पर उगेगी नहीं जल्दी से, ना जल्दी से नहीं उगेगी वहां पे। वही मैं बात करूं, सर्दी आ गई, सर्दी में खाना फ्रिज में क्यों नहीं रखते ना, क्योंकि सर्दी पड़ रही है, वैसे टेम्परेचर डाउन है, तो उस टाइम पर भी गर्मी कम है। गर्मियों में आप देखो, बिल्कुल गर्मियों में जो है वो सुबह की सब्जी रात तक खराब हो जाती है, रात तक खराब हो जाती है, ठीक है। और ऐसे आप सर्दियों की बात करो, सर्दी की जो सब्जी है वो रात को आपने बनाई, वो भी अगले दिन दोपहर तक चल रही है, बढ़िया चल रही है, ठीक है। आप खाओ ना खाओ वो अलग बात है, वो खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डाउन है, वहां पर ये जल्दी से ग्रो नहीं करेंगी। जैसे ही गर्मी आई, गर्मी में तो मजा आता है इनको उगने में, तो जैसे गर्मी आई सुबह की सब्जी दोपहर तक शाम तक खराब, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी लिखती है किस बारे में, लिखती है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं वो तो ऐसे पूछती है, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे, भोजन को रेफ्रिजरेटर, इंग्लिश वाला लिख देते हैं यार, हिंदी वाले में फालतू में, रेफ्रिजरेटर भाई कंफ्यूज मत होना, फ्रीज को ही बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई के कारण खराब होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो भोजन को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई से उस खाने को बचाया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे जो है इसके बारे में खास बात क्या है, फंजाई जो है इनकी आकारी की, ठीक है, किनकी आकारी की, फंजाई की आकारी की, है ना। तो इनकी आकारी की को इंग्लिश में कहते हैं मोर्फोलॉजी तथा वास स्थानों में बहुत विविधता मिलती है, बहुत विविधता बोलते हैं या फिर भिन्नता बोलते हैं ना, बहुत भिन्नता, बहुता लिख दिया मैंने, बहुत भिन्नता मिलती है। चलो भाई, तो एनसीईआरटी का लिखते हैं कि इनकी आकारी की मतलब इनकी मोर्फोलॉजी और इनके जो वास स्थान है जहां पर ये रहते हैं इनमें बहुत भिन्नता मिलती है। कुछ मतलब पौधों पर रहेंगे, कुछ जीवों पर रहेंगे, और कुछ मतलब जंतुओं पर रहेंगे, कुछ जो है वो पानी में रहेंगे, कुछ हवा में रहेंगे। तो इनके वास स्थान जो है ना, रहने की जो जगह है उनमें काफी भिन्नता है। ऐसा नहीं कि मतलब प्लांट्स पर ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि एनिमल्स पर, नहीं, हर जगह पे ये आपको मिल सकते हैं। इनकी जो वास स्थान है उनमें भिन्नता है। दूसरी बात, इनकी मोर्फोलॉजी में भिन्नता है, मतलब इनकी आकारिकी जो है ना वो भी अलग अलग है। कुछ एक सेल के होंगे, है ना, इनमें एक एक्सेप्शन है, इनमें अपवाद है कि वो एक ही सेल का है, कवक है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका है। वो कौन है? यीस्ट, अभी बताऊंगा आगे ना। कुछ एक सेल के हैं, कुछ में बहुकेंद्रक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और कुछ के अंदर एक एक न्यूक्लियस हैं, तो ऐसे भी हैं। तो इनकी आकारिकी जो है ना वो भी अलग अलग है, इसलिए लिखे एनसीईआरटी कि इनकी आकारिकी और इनके वास स्थानों में क्या है, बहुत भिन्नता है, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे क्या है, रोग कारक भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे क्या होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है। पौधों और
जंतुओं में रोग भी करते हैं, रोग भी करते हैं। ठीक बात है। अब यार इनके वास स्थानों में भिन्नता कैसे, उसकी बात कर लेते हैं पहले तो, है ना। तो ध्यान से देखो, एक नंबर, रोटी और संतरे। यहां पर रोटी जो है अपने वाली रोटी नहीं है भाई, है ना। अपन जो रोटी बनाते हैं गेहूं के आटे की, वो रोटी की बात नहीं हो रही यहां पे। बात हो रही है ब्रेड की। ब्रेड सब जानते हो, ब्रेड की बात हो रही है ना। तो अपनी वाली रोटी की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश एनसीईआरटी में ब्रेड को हिंदी में रोटी कहते हैं, है ना। तो हाँ, तो इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में ब्रेड लिखा है, हिंदी वाले में रोटी लिखा है, तो ब्रेड है ना। अपनी वाली जो रोटी है वो नहीं है ना, ब्रेड है ना। चलो, ब्रेड और संतरे और संतरे का सड़ना। ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा संतरा जो है उस पर भी देखो, आप रख के देखना कि संतरे पर भी क्या है, ब्लैक से स्पॉट, है ना। ब्लैक से जो निशान बन जाते हैं, हरे रंग के निशान बन जाते हैं, खराब हो जाती है संतरा ना। और उसके अलावा जो आपकी रोटी है, मतलब रोटी ब्रेड बोल रहे हैं ना, रोटी तो इस तरीके से खराब नहीं होती अपने आटे वाली रोटी। ठीक है। ब्रेड जो है, ब्रेड उस पर भी आपने देखा होगा हरे हरे धब्बे से, काले काले धब्बे से बन जाते हैं। तो वो जो है वो किसकी वजह से, वो कवक की वजह से होता है। वो क्या है, कवक की वजह से होता है। तो रोटी से ब्रेड है मतलब, है ना। हाँ, कंफ्यूज मत होना भाई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरी बात एनसीईआरटी लिखती है यीस्ट के बारे में। यीस्ट देखो, यीस्ट जो है इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं 12वीं क्लास के अंदर, है ना। यीस्ट से बियर भी बनती है, और इससे ब्रेड भी बनती है। ठीक बात है। यीस्ट से बियर भी बनती है और ब्रेड भी बनती है। ठीक है। यीस्ट से अगर अपन बियर बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ब्रूअर्स यीस्ट, है ना। ये मैं आपको 12th क्लास में पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ब्रूअर्स यीस्ट बोलेंगे, है ना। और अगर ब्रेड की बात हो रही है तो उसे कहेंगे बेकर्स यीस्ट कहेंगे, है ना। तो यीस्ट वही है, यीस्ट सेम टू सेम है। अगर उससे बियर बना रहे तो उसको ब्रूअर्स यीस्ट बोलेंगे, अगर उससे क्या बना रहे हैं अपन, ब्रेड बना रहे तो उसको बेकर्स यीस्ट अपन बोलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है वो ध्यान से देखो भाई। तीसरी चीज क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से क्या बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम तो फंजाई का नाम है, तो मैंने लिख दिया ना। इससे क्या बनती है, एक एंटीबायोटिक बनती है पेनिसिलिन, है ना। अपन इस ये भी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक बनती है जिसको कहते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक वो किससे बनती है, पेनिसिलियम से बनती है। चलो फिर बात करें मशरूम की। मशरूम तो मशरूम खाने के होते हैं खाने के। अरे मशरूम की सब्जी बनती है क्या, बनती है। मशरूम खाने के होते हैं भाई, है ना, खाते हैं मशरूम, है ना। होता लेकिन वो फंजाई है, लेकिन उसको खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़िया होती है। चलो, तो मशरूम कुछ तो होते हैं खाने वाले, ठीक है। कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जिनको खा सकते हैं, और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भैया, जहरीले होते हैं वो। क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, उनको खाओगे मर जाओगे। तो ये 2 प्रकार के मशरूम बताए हैं एनसीईआरटी ने। एक है खाद्य वाले, ठीक है, लिख दे, हिंदी में लिखता हूं, नॉर्मल हिंदी में खाने योग्य लिख देता हूं, खाने योग्य, ठीक है। एक मशरूम जो है वो तो खाने योग्य है। नाम क्या है उनका, कौन सा होता है, अगेरिकस। अगेरिकस क्या है, एक मशरूम है, और वो कैसा होता है, खाने योग्य हो सकता है, उसको खा सकते हैं अपन, है ना। दूसरे की बात करूं, दूसरा जो है वो खाद्य योग्य नहीं है, ठीक है, गैर खाद्य लिख देते हैं इसको, गैर खाद्य, ठीक है, इसको नहीं खा सकते। कौन सा ये, टडस्टूल, एनसीईआरटी में बिल्कुल है टडस्टूल, उससे बाहर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। टडस्टूल ये क्यों नहीं खा सकते, जहरीला होता है भाई, जहरीला ये होता है। और एक कहानी भी चलती है ना इसके अराउंड, इंग्लिश मीडियम में तो होती है यार ना, हिंदी मीडियम का नहीं पता मुझे। इंग्लिश मीडियम की किताबों के अंदर आता है कि जूलियस सीजर की कहानी आती है, और कहीं का किंग विंग है ना, तो उस किंग को मार दिया जाता है ये टडस्टूल जो है ये खिला के, क्योंकि जहरीला है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब ये मुझे नहीं पता है कौन सी क्लास की ही है, शायद 9th 10th की होनी चाहिए या फिर 12th की, ऐसे कुछ है, ठीक है, याद नहीं है मुझे अभी, ठीक है, कौन सी क्लास की कहानी है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो ये चलती है, बुक्स के अंदर आती है, हिंदी मीडियम वालों की नहीं पता मुझे, 9th क्लास के अंदर होनी चाहिए शायद।
या फिर 10th क्लास की, याद नहीं मुझे, लेकिन पता नहीं मुझे। आपकी चलती है या नहीं चलती बताना भाई, अगर ऐसे सुनी है। इंग्लिश वाली बुक में आती है कहानी, है ना? हाँ, इंग्लिश वाली बुक में आती है ये कहानी, है ना? चलो आगे चलते हैं। मशरूम की बात होगी अपन ने, पेनिसिलियम की बात कर ली। फिर इसके अपन बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये तो अपन ने नॉर्मल इसके बारे में बात कर ली, एक पॉइंट और करवा देता हूं, उसके बाद में अपन बॉडी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। एक और पॉइंट कर लेते हैं, परजीवी फंजाई। परजीवी फंजाई, फंजाई तो परजीवी फंजाई जो है, इसमें एक है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, और दूसरा है पक्सीनिया, पक्सीनिया। एल्ब्यूगो कैंडिडा के बारे में कुछ और साथ लिखते हैं, कहां होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्या करता है ये? सरसों के पत्तों पर, सरसों के पत्तों पर, ठीक है, क्या कर देगा? सफेद धब्बे कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा? सफेद धब्बे, ठीक है। सरसों के पत्तों पर सफेद धब्बे किसकी वजह से होता है? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, है ना? किसकी वजह से होता है? क्या बोलोगे? एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से होता है। क्या होता है? ये कवक होती है। एक है पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करता है? गेहूं में कीट, गेहूं में कीट, ठीक है, कीट रोग करवाती है पक्सीनिया। क्या करती है? गेहूं के अंदर कीट रोग कौन करवाता है? पक्सीनिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, रस्टिंग ऑफ वीट, ये इंग्लिश वाला भी लिख लो भाई। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग डालते हैं, फंजाई के पोषण की बात करते हैं। टाइम तो काफी चला गया, करें कहीं नहीं करें क्या? चलो फंजाई का पोषण आगे पढ़ेंगे, यहां तक ही करते हैं ना, फिर आपको क्लास देने में मुझे लेट हो जाएगी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।